गुड इवनिंग क्लास। हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। एक बड़ा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। बात करें तारककाय यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज बॉवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन यानी ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कर देता है, यानी दो कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। ये पुनः निर्माण का कार्य करता है, यानी पुनः निर्माण यानी पुनर्निर्माण। जैसे बात करें लीवर के बारे में, जैसे किसी के लीवर में चोट लग गई, जब लीवर में चोट लग गई तो उसमें तारक का अत्यधिक पाया जाता है, जिसके कारण वो पुनः निर्माण कर लेता है लीवर। बात करें ब्रेन के बारे में, ब्रेन, इसमें न्यूरॉन कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका यानी 90% ब्रेन में न्यूरॉन और 10% ग्लियम सेल पाई जाती है। जब 10% ग्लियम सेल पाई जाती है कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को ब्रेन कैंसर हो जाता है। लेकिन ब्रेन कैंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कोशिकाओं में विभाजन ही नहीं हो रहा है, यानी इसमें पुनः निर्माण नहीं हो रहा है। जब पुनः निर्माण नहीं हो रहा है तो इसमें ब्रेन कैंसर कैसे होगा। जो 10% ग्लियम सेल पाई जाती है उसमें अत्यधिक मात्रा में जो यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो जो तारककाय पाया जाता है, तो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाती है और यही अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को ब्रेन कैंसर हो जाता है, यानी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। बात करें अंतः प्रद्वी जालिका, अंतःप्रद्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर कहा जाता है, इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये आंतरिक सहायता करता है, ये आंतरिक सहायता का काम करता है। सहायता यानी ये सपोर्ट देने का कार्य करता है। कंकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंकाल का कार्य कर रहा है, कोशिका को पचकने से बचा रहा है कि कोशिका पिचक नहीं जाए। तो ये कोशिका को सपोर्ट और सहारा देने का कार्य करता है। जैसे हम घर में देखते हैं कि छत नहीं गिर जाए तो उसके लिए हम पिलर खड़े कर देते, तो एक पिलर का कार्य कर रहा है। आंतरिक कंकाल है, इसीलिए आंतरिक सहायता देने का कार्य कर रहा है। बात करें अंतःप्रद्वी जालिका दो प्रकार की होती है, लगभग दो प्रकार हैं इसके। दो प्रकार की बात करें, स्मूथ और रफ। स्मूथ और रफ। स्मूथ और रफ, ये राइबोसोम,
बात करें स्मूथ के बारे में, तो जो स्मूथ है इसके द्वारा वसा का निर्माण होता है, यानी वसा का निर्माण करता है। यानी वसा का निर्माण होता है बिल्कुल चिकना चिकना, यानी चर्बी के समान, बिल्कुल चर्बी जैसा, यानी तेल जैसा बिल्कुल चिकना चिकना। बात करें रफ की एक के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण, इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ये रफ है, ये बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल चिकना। जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बात करें राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम, राइबोसोम की खोज पेलाडे के द्वारा की गई थी। बात करें ये प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। एक तरीके से भंडारा, यानी भंडार कर ले प्रोटीन का, इतनी प्रोटीन बनाने का कार्य करता है राइबोसोम। बात करें ये दो प्रकार का होता है, या इसके दो पार्ट होते हैं, 70S या 70S या 80S, यानी 70S और 80S। एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है एस। बात करें 70S छोटा होता है, 80S बड़ा होता है, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। यानी हम किसी द्रव जल में इसको डालते हैं तो पहले कौन सा टुकड़ा जाएगा, छोटा या बड़ा, उसके आधार पर इसको देखा जाता है। बात करें प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो जिन सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है, यानी रखा जाता है। और जिनको हम सामान्य आंखों से देख पा रहे हैं उन्हें यूकैरियोटिक के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।